जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। कृष्णा सिन्हा के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पति ने अपनी पत्नी की दिन दहाड़े कुल्हाड़ी मारकर की निर्मम हत्या, आरोपी पति को गिरफ्तार कर जांच में जुटी पुलिस। विधायक बिसेन पर जिला पंचायत अध्यक्ष सरसवार का पलटवार, कहा बाप बेटी की टिकट लग रही है असुरक्षित, इसके लिए आयोग अध्यक्ष कर रहे अनाप शनाप बयानबाजी। साथ ही विकास यात्रा पर भी जमकर साधा निशाना। चंद उद्योगपति को बढ़ावा देने और सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस कमेटी ने किया धरना प्रदर्शन, मामले की जांच कराने की मांग की। दूसरे दिन भी जारी रही सरपंच संघ की हड़ताल, जिले भर के समस्त पंचायतों में लटके रहे ताले, निर्माण और विकास संबंधी कार्यों पर पड़ा असर। दो नाबालिग दोस्त के द्वारा की गई मारपीट में गंभीर युवक की हुई मौत, गिरफ्तार किए गए दोनों नाबालिग भेजे गए बाल सुधार गृह। ऑल इंडिया देवधर ट्रॉफी में देवधर वारासिनी ने गोरखपुर उत्तर प्रदेश को 55 रनों से हराकर दी शिकस्त। लामता में दो नाबालिग दोस्तों के द्वारा मारपीट करने से घायल युवक रामेश्वर पिता दशाराम धुर्वे 22 वर्ष ग्राम कुकड़ा थाना चांगोटोला निवासी की ग्राम कुमारी बालाघाट में मौत हो गई। 5 दिसंबर की रात्रि उसके दो नाबालिग युवकों ने इस युवक को मारपीट करने के बाद लामता रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे पटरी पर छोड़ दिया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामेश्वर धुर्वे समनापुर में ठेकेदारी में रेलवे में काम करता था। 5 दिसंबर को ग्राम कोचेवाड़ा लामता में शादी थी, जहां इस शादी में शामिल होने के लिए रामेश्वर समनापुर से बस में लामता पहुंचा और वहां उसके दो दोस्त मिले और तीनों ही मोटरसाइकिल में कोचेवाड़ा शादी में गए थे। रात्रि 12 बजे के बाद तीनों युवक मोटरसाइकिल में लामता आए, जहां पर किसी बात को लेकर विवाद होने पर रामेश्वर धुर्वे को उसके दोनों नाबालिग दोस्तों ने बेरहमी से मारपीट करने के बाद उसे रेलवे पटरी पर डाल दिया था। 6 दिसंबर को सुबह रामेश्वर धुर्वे रेलवे पटरी पर बेहोशी की हालत में पाया गया, जिसे लामता के ही अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उसे जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। जिला अस्पताल में रामेश्वर के परिजनों के आने के बाद उन्होंने गोंदिया के प्राइवेट अस्पताल में उसे भर्ती किया था, जहां उपचार के बाद रामेश्वर को परिवार वालों ने 19 जनवरी को बालाघाट हॉस्पिटल लाकर फिर भर्ती किया और कुछ दिन पहले ही रामेश्वर को उसके परिवार वालों ने ग्राम कुमारी बालाघाट अपने रिश्तेदार के घर ले जाकर रखे थे और उसका उपचार किया जा रहा था। उपचार के चलते 6 फरवरी को सुबह 8:30 बजे करीब रामेश्वर की मौत हो गई, जिसकी रिपोर्ट उसके पिता दशाराम धुर्वे ने कोतवाली थाने में की थी। कोतवाली के सहायक उप निरीक्षक भीमेश्वर पादी ने ग्राम कुमारी बालाघाट पहुंचकर मृतक रामेश्वर धुर्वे की लाश पंचनामा करवाई और पश्चात जिला अस्पताल आए और पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दिया। मर्ग कायम कर मर्ग डायरी अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस थाना लामता भिजवा दी गई है। आपको बताया कि इस मामले में रामेश्वर धुर्वे को मारपीट कर उसे गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में दोनों नाबालिग दोस्तों को लामता पुलिस ने धारा 307 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें बाल न्यायालय के द्वारा बाल सुधार गृह शिवनी भिजवा दिया गया है। वो घटना वही सर जी, अभी वो समनापुर से बुलाया गया शादी में। कब? ये 12 महीने में 5 तारीख की रात की घटना है और 12 महीने में 5 तारीख की वहाँ लगन थी। अच्छा। वहाँ पर रिसेप्शन में बुलाया गया और बुलाने के बाद नाचे कूदे और फिर ये 12-1 बजे रात में आई इधर वापस। कौन कौन थे उसमें, कितने लोग थे? उसमें सुनील था और मिथिलेश और हमारे भैया, इनको बैठा के लाए और ऐसा लामता हॉस्पिटल ये पेट्रोल पंप के सामने ऐसा हादसा हुआ। अच्छा, मारपीट की वहाँ पे उसको? हाँ, मारपीट करके रेलवे पटरी में डाल दिए और ये चले गए। अच्छा, इसको कहाँ भर्ती की थी? इसको वहाँ से भर्ती किए, जिला अस्पताल में लाए। जिला अस्पताल से फिर ले गए हम गोंदिया बजाज हॉस्पिटल। तो पुलिस आई थी वहाँ पे? जी हाँ। कहाँ की? लामता पुलिस? लामता पुलिस भी गई थी। कैसे मालूम पड़ा आपको कि ट्रैक पर पड़ा?
हमको सुबह पता चला कि मतलब वहाँ कोटर के माध्यम से जानकारी लगा होगा। उनने फिर 108 और 100 नंबर को लगाया। इतने दिन से इलाज चल रहा था क्या? जी। कहाँ इलाज कराया आपने? इलाज वहाँ पर कराया गोंदिया में, मतलब 6 तारीख को एडमिट करे थे जी। 19 तारीख को छुट्टी ली। 19 तारीख को छुट्टी लिए 7-8 बजे रात में। छुट्टी क्यों ले ली? तो थोड़ा हल्का रिलीफ लगा था। हमारे पास पैसा पानी भी कौड़ी नहीं। 5 लाख से ऊपर वहाँ बर्बाद हो गए, लग गए हमारे। बिल्कुल। तो हम बोले अब पास पड़ेगा थोड़ा सा बालाघाट हॉस्पिटल, लुखरे हॉस्पिटल में आप रिफर करवा दीजिए। तो अनुसूचित जनजाति की एक 19 वर्षीय लड़की ने अबरार मूसा भरवेली निवासी के विरुद्ध रास्ता रोककर अपहरण करके कमरे में बंद कर छेड़छाड़ और मारपीट करने का उन पर आरोप लगाया। कोतवाली पुलिस ने इस लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अबरार मूसा भरवेली निवासी के विरुद्ध अनुसूचित जनजाति की लड़की को रोककर अपहरण करने और उसके कमरे में बंद कर छेड़छाड़ और मारपीट करने के आरोप में अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। अबरार मूसा जो पत्रकार बताया जा रहा है, जिसे कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया है। जानकारी के अनुसार 19 वर्षीय लड़की रूपजर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। वह बालाघाट में पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालिका छात्रावास में रहकर जटाशंकर त्रिवेदी कॉलेज में बीकॉम प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही। अगस्त 2022 से हॉस्टल में रह रही है, जिसका एक भाई है, वह भी पढ़ाई कर रहा है। एक माह पहले इस लड़की की सहेली भरवेली किसी से मिलने आ रही थी, तभी उसने उसे भी अपने साथ चलने के लिए बोली। तब वह लड़की भी उसके साथ भरवेली आ गई। इस लड़की की सहेली अबरार मूसा से मिलने गई थी। जब से इस लड़की की अबरार मूसा से भी पहचान हो गई थी। 4 फरवरी को 12:30 बजे करीब यह लड़की कॉलेज से पैदल अपने हॉस्टल जा रही थी, तभी अबरार मूसा ने उसके सामने मोटरसाइकिल अड़ाकर उसे रोक दिया और मूसा ने उसे किसी अंकल के लिए गिफ्ट खरीदना है कहकर अपने साथ मोटरसाइकिल में बिठाकर भटेरा चौकी पंप हाउस गली के किसी घर के अंदर ले गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। लड़की ने बोला कि मुझे हॉस्टल जाने दो। तब अबरार मूसा ने उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहा और अबरार मूसा ने इस लड़की के हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। 5 फरवरी को इस लड़की ने कोतवाली में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज की थी। कोतवाली पुलिस ने इस लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अबरार मूसा के विरुद्ध धारा 341, 365, 342, 354, 294, 323 के तहत धारा 3(2) VA 3(1) WI 3(1) ध अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर अपराध में मूसा को गिरफ्तार करके बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। इस मामले की जांच नगर निरीक्षक कमल सिंह गहलोत के द्वारा की जा रही है। वारासोनी थाना के अंतर्गत ग्राम गर्रा से दीनी रोड पर चलती मोटरसाइकिल से गिरने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। 6 फरवरी को 11:30 बजे करीब यह घटना मोटरसाइकिल की चैन में साड़ी का पल्लू फंसने के से हुई गंभीर रूप से घायल महिला श्रीमती नाननबाई पति भावचंद बिसेन ग्राम गर्रा थाना रामपाली निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। 6 फरवरी को नाननबाई का बहन दामाद ईशाराम तुरकर अपनी पुणे निवासी ग्राम गर्रा नाननबाई के घर आया था और नाननबाई को अपने घर पुणे लेकर गया था। यहाँ से ईसुराम तुरकर का भतीजा रामेश्वर तुरकर नाननबाई को मोटरसाइकिल से पुणे से बालाघाट प्राइवेट अस्पताल ला रहा था। तभी गर्रा चौक रोड ओझा टोला और हुड़की टोला के बीच मोटरसाइकिल के पीछे बैठी नाननबाई की साड़ी का पल्लू मोटरसाइकिल की चैन में फंसने से नाननबाई चलती मोटरसाइकिल से गिर गई और घसीटते हुए चले गए। रामेश्वर तुरकर ने मोटरसाइकिल को रोका और नाननबाई तब तक गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो चुकी थी। इस घटना को देखते हुए मौके पर ही लोगों की भीड़ लग गई। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस पहुंचे और घायल नाननबाई को जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया। यहाँ से बेहतर उपचार हेतु उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वारासोनी में जारी ऑल इंडिया देवधर ट्रॉफी में 7वें दिन खेले गए मैच में देवधर क्रिकेट क्लब वारासोनी और गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मध्य मैच खेला गया। लीग मैच में देवधर क्रिकेट क्लब ने पहले टॉस जीता और बल्लेबाजी का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए देवधर क्रिकेट क्लब के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर चारों तरफ छक्के और चौकों की सहायता से 20 ओवरों में 3 विकेट खोकर 192 रनों का लक्ष्य खड़ा किया। देवधर क्लब की ओर से ओपनिंग बल्लेबाज राजा चौरसिया मिथुन मिश्रा ने की। राजा चौरसिया ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 58 गेंदों में 12 चौके और 2 छक्कों की मदद से शानदार 80 रन बनाए। वहीं वन डाउन आए बल्लेबाज राहुल पिल्ले ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 35 बालों पर 12 चौके और 2 छक्कों की मदद से शानदार 68 रन बनाए। बल्लेबाज प्रबल जायसवाल ने 18 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 28 रन बनाए। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरे गोरखपुर के बल्लेबाजों ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 137 रन ही बना पाई।
गोरखपुर की ओर से बल्लेबाज सीएम ने 45 बालों में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 43 रन बनाए। इस तरह यह मैच देवधर क्रिकेट क्लब वाराणसी ने 55 रनों से जीत लिया। मैन ऑफ द मैच राजा चौरसिया को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया। मुल्ला स्टेडियम में जारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के तहत जारी महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा ने बिहार को 3-1 से और मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को 3-2 से हराया। मुल्ला स्टेडियम बालाघाट में महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में 6वें दिन हरियाणा और बिहार के मध्य पहला मैच खेला गया, जिसमें हरियाणा ने 3 गोल किए और बिहार की टीम ने 1 गोल किया। हरियाणा की ओर से पहला गोल मनीषा, दूसरा गोल कविता, तीसरा गोल रितु ने किया। इस प्रकार बिहार की ओर से पहला और एकमात्र गोल आरती कुमारी भगत ने किया। इस प्रकार हरियाणा की टीम 2 गोल से विजेता रही। दूसरा मैच पश्चिम बंगाल और मणिपुर के टीमों के मध्य खेला गया। पश्चिम बंगाल की ओर से 2 गोल किए गए, जिसमें पहला गोल मोनालिसा मरांडी और दूसरा गोल मौसमी मुर्मू ने किया। मणिपुर की ओर से पहला गोल रेमी थोकचोम, दूसरा गोल बबीता देवी और तीसरा गोल अंजू चानू ने किया। इस प्रकार मणिपुर की टीम 1 गोल से विजय रही। प्रतियोगिता का सेमीफाइनल मैच 8 फरवरी को और 10 फरवरी को फाइनल मैच खेला जाएगा। लगातार बढ़ रहे बेरोजगारी के चलते पढ़े लिखे युवा मजबूर होकर फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी लगाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला खैलांजी तहसील के अंतर्गत ग्राम एरवा घाट में देखने को मिला है, जहां के आंगनवाड़ी केंद्र में सहायिका पद पर फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी करने का आरोप ग्राम की ही महिलाओं ने लगाया है। इसी तरह का मामला खैलांजी तहसील के अंतर्गत ग्राम एरवा घाट में देखने को मिला है, जहां आंगनवाड़ी केंद्र में सहायिका के पद पर फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी करने का आरोप लगाते हुए ग्राम के ही 3 कलेक्टर से जांच करने की मांग की गई थी, जिसका निराकरण को लेकर जिला पंचायत में बैठक किया जाना था, लेकिन 2 बार यह बैठक निरस्त हो गई। जिसके बाद ये लोग सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां जीपीएल राशन कार्ड फर्जी होने का वे दावा कर रहे हैं। क्या समस्या लेके मुझे? जी, हमारी समस्या थी कि निराकरण की बैठक 2 बार रखी गई थी, जिसमें है तो कैंसिल करा दी गई है और हमको 2 बार है तो आना जाना छुड़ा है और हमको बुलाते हैं। हमारी जांच थी बीपीएल पे, जिन पे उनका नाम है तो फर्जी चढ़ाया गया था। जिस बीपीएल पे है तो जांच करता आते हैं तो पूर्व से नाम बताते। हमारे कहने का मतलब यह है कि वो लड़की हमारे गाँव की है, क्या हमारे गाँव की पैदावास है, जो उनका पूर्व से नाम बता रहा है। उनका नाम जिस डेट पे चढ़ा है, जिस सचिव ने चढ़ाया है, उसके हमें साइन भी चाहिए और डेट भी बताया जाएगा हमारे को कि किस तारीख को उनने उनका नाम बीपीएल जांच कार्ड पे चढ़ाया गया है। कौन सी भर्ती थी ये सहायिका पद की भर्ती थी। कब निकली थी ये भर्ती? यह भर्ती निकली थी सितंबर में 2021 में। अच्छा, तो कितने लोग का हुआ इसमें? एक ही लोगों का हुआ, एक ही लोग की नियुक्ति हुई है। अच्छा, तो उस पे अब हमने आपत्ति लगाई। अच्छा, तो इसमें अभी अधिकारियों से बात की होंगे तो उनका क्या कहना आ रहा है? उनका कहना यही आ रहा है। जी सर, उनसे बात की है, वो बोलते हैं कि आपको है तो निराकरण की बैठक में बुलाया जाएगा, वहीं पे निराकरण होगा। तो अभी कितने बार बैठक हुई है? हमारी निराकरण की बैठक है तो 2 बार हो चुकी है। 2 तारीख को थी जो कैंसिल हो चुकी है और आज की थी तो आज भी कैंसिल करवा दिए गए हैं। बैठक हुई नहीं है? बैठक नहीं हुई है। क्या चाहते हैं आप, इसमें क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि इसका निराकरण हो और उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स है उन पे है तो मतलब फिर से जाँच होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये कौन सी भर्ती थी और कब हुई थी ये हुई थी भर्ती यानी 2021 में 1/9/2021 में ये फॉर्म डलवाए थे और इसकी दावे आपत्ति यानी इसकी मतलब पहली नियुक्ति हुई थी नेहा टांडेकर की। कौन से पद के लिए हुई थी? सहायिका पद के लिए। कितने लोग ने आवेदन भरे थे? 17 लोगों ने फॉर्म डाले। तो किसका हुआ और कैसे हुआ फिर ये? नेहा टांडेकर का हुआ। किस प्रकार से हुआ आप लोग? वो उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स सर फर्जी थे, उस हिसाब से उनका हो गया। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? ये चाहते हैं कि उसका नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका 2013 में आईडी में नाम दिखा रहा है, जबकि उसकी शादी 2021 में हुई थी सर। अच्छा, तो इसमें अधिकारियों से बात की होगी आपने, तो क्या कहना है? उनका कहना है कि जांच की जाएंगी, लेकिन जांच हो नहीं रही है सर, सही ढंग से जांच नहीं हो रही है सर। जैसे आपको बुला रहे हैं जांच यहाँ पे बैठक में, निराकरण में, तो क्या बैठक होती है आप लोग की? बैठक 2 बार हुई सर, लेकिन उन्हीं के फेवर में फैसला सुनाया जाता है कि ठीक है डॉक्यूमेंट से सही है, लेकिन हम लोग फिर से आपत्ति लगाए कि फिर से उनका एक बार सही अधिकारी से उनकी जाँच करवाया जाए। ऑल इंडिया फेयर प्राइस सॉफ्ट डीलर
एसोसिएशन के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर 7 फरवरी से देश भर की समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में राशन वितरण का कार्य करने वाले सेल्समैन हड़ताल पर चले गए, जिन्होंने पीओएस मशीन में आ रही तकनीकी समस्या और राशन विक्रेताओं का मानदेय बढ़ाने सहित वर्षों से लंबित अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 7 से 9 फरवरी तक समस्त राशन दुकानें बंद कर आंदोलन शुरू किया है। आपको बताया कि राष्ट्र और प्रदेश संगठन के आह्वान पर सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के द्वारा पूर्व में ही अपनी इन्हीं मांगों को लेकर कई बार आवेदन निवेदन किया था, जिसके माध्यम से उन्होंने उनकी समस्त मांगे पूरी किए जाने की गुहार भी लगाई थी, जिसमें उन्होंने पिछले दिनों ज्ञापन सौंपते हुए संघ के द्वारा उनकी समस्त मांगों को 6 फरवरी तक पूरी किए जाने की गुहार भी लगाई थी। जहां उन्होंने 6 फरवरी तक मांगे पूरी न होने से 7 से 9 फरवरी तक जिले की तमाम राशन दुकानों में तालाबंदी कर हड़ताल पर बैठकर प्रदर्शन किए जाने की भी चेतावनी दी थी। लेकिन इस चेतावनी का भी असर सरकार पर नहीं पड़ा और विक्रेताओं की किसी प्रकार की मांग शासन प्रशासन के द्वारा पूरी नहीं की गई, जिससे नाराज राशन दुकान के विक्रेताओं ने सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के बैनर तले 3 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। राष्ट्र और प्रदेश संगठन के आह्वान पर पूरे देश में शुरू की गई इस 3 दिवसीय काम बंद हड़ताल का प्रदेश सरकार पर खासा असर पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में कार्य करने वाले विक्रेताओं की कोई भी मांग पूरी नहीं की, लेकिन विक्रेताओं की हड़ताल से डरकर सरकार ने प्रति माह आयोजित किए जाने वाले उत्सव कार्यक्रम की तारीख आगे बढ़ा दी है। अब सरकार के द्वारा आनंद उत्सव कार्यक्रम का आयोजन 10 और 11 फरवरी को किया जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रति माह राज्य सरकार 7 से 9 तारीख के बीच अन्न उत्सव मनाती है। इस अन्न उत्सव में गरीबों को निःशुल्क राशन वितरण किया जाता है, लेकिन राष्ट्र और प्रदेश संगठन के आह्वान पर राशन विक्रेताओं के द्वारा किए गए इस हड़ताल के डर से सरकार ने अब अन्न उत्सव कार्यक्रम की तिथि को आगे बढ़ा दिया है। कल 7 फरवरी और 8 और 9 3 दिन का राष्ट्रीय स्तर का आह्वान पे हमको मार्गदर्शन मिला था कि हम भी, क्योंकि यहाँ पे जिले में कर्मचारी संगठन यूनियन से जुड़े हुए हैं, तो ऊपर से आदेश हुआ था कि 7, 8, 9 को संपूर्ण भारत की पूरी राशन दुकान बंद रहेगी। यह प्रदेश का कार्यक्रम नहीं है, राष्ट्र का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। इसमें जो राशन दुकानें बंद रहेगी उसमें कई दिनों से जो पिछली मांगे चल रही है कि जो खाद्यान्न रजिस्टर है और जो मशीन है, दोनों में अंतर पाया जा रहा है। वो अंतर अभी तक के ठीक नहीं हुआ है। वह अंतर जो है वो कोरोना काल के समय से अंतर उसमें आया हुआ है कि कोरोना काल में बिना थंब लगाए राशन वितरण किया गया था और वो मशीन में अभी तक के घटा नहीं है, जो एक बहुत बड़ी परेशानी है। मानदेय की बात है उसमें कि जो विक्रेताओं को मानदेय जिस तरीके से काम करा रहे हैं उतना मानदेय नहीं मिल रहा है। बारदानों की भी बात है उसमें कि केवल जूट के बारदानों में माल सोसाइटी को सप्लाई किया जाए, न कि प्लास्टिक के बारदानों में। और पहले की पीडीएस व्यवस्था जो थी, जैसे पीडीएस में राशन पहले बढ़ता था, उसी तरह से राशन की व्यवस्था वितरण की जाए, सब मांगे उसमें रखी गई है। और वह मांगे अगर पूरी नहीं होती तो अभी 3 दिन का राष्ट्रव्यापी बंद का आंदोलन है, जिसमें समस्त स्वसहायता समूह की दुकानें, वन कमेटी की दुकानें और जो शहर में अपना फेडरेशन की दुकान है, वो मार्केटिंग की दुकानें, समस्त प्रकार की दुकानें इसमें बंद रहेगी। 3 दिन तक का कोई भी राशन वितरण नहीं किया जाएगा, मशीन में एक भी एंट्री नहीं की जाएगी। इससे सरकार का एक अन्न उत्सव का कार्यक्रम भी चलता है, जिसमें वो अन्न उत्सव का कार्यक्रम 7, 8 और 9 में 7 तारीख का अन्न उत्सव माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राशन दुकान से मनाया जाता है, गरीबों को फ्री राशन देके। तो सरकार उससे जो है कहीं ना कहीं सरकार के कानों पे भनक लग गई कि 7, 8, 9 को तो पूरी राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, इसलिए उतनी अपनी इस बार अन्न उत्सव की भी डेट को बढ़ा दी है, 10 और 11 की डेट उनने कर दी है। तो ऐसा लगता है कि इस बार राष्ट्र का आंदोलन तो शायद कुछ न कुछ जरूर होगा, अच्छा होगा। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को मनरेगा कार्य से हटाने और पंचायती राज अधिनियम 1993 में सरपंचों को पूर्व में प्रदान की गई शक्तियों को वापस दिए जाने सहित वर्षों से लंबित अपनी 9 सूत्रीय मांगे पूरी न होने पर नाराजगी जताते हुए प्रदेश संगठन के आह्वान पर 5 फरवरी से पंचायतों में ताला जड़कर शुरू की गई सरपंचों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान जिले की तमाम पंचायतों में ताले लटके हुए नजर आए, तो वहीं पंचायत में बैठकर किसी भी सरपंच, सचिव, रोजगार सहायकों ने शासकीय कार्य नहीं किया।
जहां रविवार को पंचायतों में ताला जड़ने के बाद सोमवार को भी किसी सरपंचों ने पंचायत का ताला नहीं खोला। हालांकि सरपंच संघ के द्वारा शुरू की गई इस हड़ताल में रोजगार सहायक और सचिव शामिल नहीं हुए, लेकिन पंचायतों में ताला लगे होने के चलते वे पंचायत में बैठकर शासकीय कार्य भी नहीं कर पाए। वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शुरू की गई इस हड़ताल पर फिलहाल सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि सरपंचों के द्वारा शुरू की गई इस हड़ताल से जहां एक और पंचायत के द्वारा कराए जाने वाले विकास और निर्माण संबंधित कार्य पूरी तरह से ठप हो गए हैं, तो वहीं इस हड़ताल के चलते ग्रामीणों के पंचायत संबंधी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा सरपंचों के द्वारा शुरू की गई इस हड़ताल से सरकार की विकास यात्रा पर भी खासा असर पड़ रहा है। वहीं सरपंचों के द्वारा उनकी समस्त मांगे पूरी न होने से प्रदेश संगठन से हड़ताल को लेकर कोई निर्णय न आने तक उनकी यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने की भी चेतावनी दी है। NMMS का सबसे मेन एक ही मुद्दा है। ऐसे तो काफ़ी सारे पॉइंट है, लेकिन मेन जो है NMMS नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो लागू किया है 1 जनवरी से केंद्र सरकार ने, उसके विरोध में सभी प्रदेशों में जहाँ जहाँ मनरेगा योजना लागू है वहाँ विरोध हो रहा है। विरोध का कारण मुख्य ये है कि मनरेगा में जो वर्कर काम पे आते हैं सवेरे 9 बजे 9:30 बजे आ जाते हैं, शाम को 5:30 बजे तक रहते हैं, कहीं 5 बजे तक भी रहते हैं। अब उसमें 2 बार जो है हाजिरी लेना है, ऑनलाइन हाजिरी लेना है। ऐसे में हमारे ज़िले में, मैं अपने बालाघाट ज़िले की जो बात बता दूं कि 697 पंचायतों में से लगभग 400-450 पंचायतें ऐसी हैं जो ट्राइबल क्षेत्र में हैं, जहां नेटवर्क का बहुत समस्या है, इंटरनेट की बहुत समस्या है। ऐसी जगहों पे पोर्टल नहीं चलता, फिर टेक्निकली भी कई इक्विपमेंट्स की कमी है, रोज़गार सहायकों के पास में जो है प्रॉपर मोबाइल अवेलेबल नहीं है या उनके सॉफ्टवेयर नहीं चल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी विभिन्न समस्याएं हैं जिसकी वजह से हाजिरी अपलोड नहीं हो पाती। उसमें हो रहा है ऐसा है कि सोमवार से शनिवार तक लेबर काम कर रहा है, अगर 2 दिन की हाजिरी अपलोड हुई तो 2 ही दिन का पैसा आएगा, 3 दिन की हुई तो 3 ही दिन का पैसा आएगा। तो सीधा सीधा गरीब के पेट पे लात है। हमारा ये है कहने का मतलब कि आप करिए, लागू करिए, डिजिटलाइजेशन करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको पहले पूरे तरीके से लोगों को जागरूक कर दीजिए, उसके बाद में ये सब कुछ करिए। लोगों को उतना कैपेबल बना दीजिए, पंचायतों को उतना डिजिटलाइजेशन करने के लिए इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध करा दीजिए, उसके बाद आप लागू करिए। कौन मना कर रहा है? महत्वाकांक्षी योजना चल रही सरकार की जी, उस पर कितना असर पड़ रहा है इसका? नहीं, जब पंचायत के लेवल पे और आम आदमी को, एक आदमी को विकास का लाभ दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे जितने वरिष्ठ नेतागण हैं वो निकले हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि बगैर सरपंचों के वो कैसे लाभ दिला पाएंगे, और सरपंच ही अगर उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं तो विकास यात्रा का महत्व ही क्या हुआ फिर। बाकी अगर कोई भी सरकार हो, आज भाजपा की सरकार है, कल किसी और की भी हो सकती है, या किसी की भी सरकार हो, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूँगा। सरकार जो भी काम करती है उसका विकास यात्रा निकालती है और बताती है कि उन्होंने काम किया, तो अच्छी बात है, बताना चाहिए, उसमें कोई बुराई की बात ही नहीं। लेकिन अगर सरपंचों के बगैर ही अगर वो आम जन तक जा रहे हैं और उनके बगैर ही सुविधाएं पहुंचा दे रहे हैं, तो फिर सरपंच होने का मतलब ही क्या है? सरपंच प्रणाली को ही खत्म कर दे सरकार, या तो पूर्ण। वाराणसी न्यायालय के विद्वान विशेष न्यायाधीश शिवलाल केवट के द्वारा नाबालिग लड़की से दुराचार के मामले में आरोपी परमेश लीलारे बिटोड़ी निवासी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास 700 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नाबालिग पीड़िता घटना के समय 11वीं में पढ़ रही थी। घर में उसकी मम्मी, बड़ी बहन, छोटा भाई भी रहता था। माह जनवरी 2020 के 16 या 17 को वहां सुबह लगभग 10 से 11 बजे खेत जा रही थी। नहर के समीप जब वो पहुंची, उसी समय रास्ते में अभियुक्त परमेश लीलारे उसे मिला और कहा कि वह उससे प्रेम करता है। बहला फुसला कर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। लगातार दुष्कर्म होने की वजह से वह गर्भवती हो गई। तब नाबालिग पीड़िता ने इस घटना के संबंध में अपनी मां को बताई। जाकर नाबालिग पीड़िता ने घटना के संबंध में पुलिस थाना खैलांजी में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उक्त घटना के संबंध में थाना खैलांजी में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। साक्ष्य गवाह के आधार पर पास्को विशेष न्यायाधीश शिवलाल केवट ने आरोपी परमेश पिता भरतलाल लीलारे 24 वर्ष निवासी बिटोड़ी थाना खैलांजी का दोष सिद्ध हो जाने पर धारा 376(3) में 20 वर्ष का सश्रम कारावास 100 रुपये का अर्थदंड, धारा 376(2) N में 20 वर्ष का सश्रम कारावास 100 रुपये का अर्थदंड, धारा 506 में 2 वर्ष के सश्रम कारावास 100 रुपये का अर्थदंड, धारा 4(2) पास्को एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 200 रुपये का अर्थदंड, धारा 6(1) पास्को एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 200 रुपये का अर्थदंड से उसे दंडित किया है।
स्थानीय न्यायालय में चल रहे एक मामले में समझौता को लेकर जहां पर अधिवक्ता महेंद्र पटले और एक अन्य अधिवक्ता के विरुद्ध सेवानिवृत्त शिक्षक लोचन सिंह देशमुख ने मारपीट और जान से मार डालने की धमकी देने का आरोप लगाया, तो वहीं अधिवक्ता महेंद्र पटले ने भी सेवानिवृत्त शिक्षक लोचन सिंह देशमुख के विरुद्ध मारपीट और जान से मार डालने की धमकी देने का आरोप लगाया। कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अधिवक्ता महेंद्र पटेल सहित 2 आरोपी और सेवानिवृत्त शिक्षक लोचन सिंह देशमुख के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लोचन सिंह देशमुख 72 वर्ष, नगर के वार्ड नंबर 32 मोती नगर बालाघाट निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक है और वर्तमान में कृषि कार्य करते हैं। महेंद्र पटले 54 वर्ष, नगर के वार्ड नंबर 11 नाग मंदिर गली भटेरा चौकी बालाघाट में रहते हैं और वे न्यायालय में वकालत करते हैं। लोचन सिंह देशमुख और महेंद्र पटले के बीच जमीनी विवाद यहां के न्यायालय में चल रहा है। लोचन सिंह देशमुख ने अधिवक्ता महेंद्र पटले के विरुद्ध आरोप लगाया कि 6 फरवरी की दोपहर 12:30 बजे करीब जब वह विद्वान अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय से अपने वकील श्रीमती पाठक के साथ बाहर आ रहे थे, तभी नीचे उतरने वाली सीढ़ी के पास महेंद्र पटले उसे मिला और वहां उसे देखकर बोला कि वह बहुत होशियार बनता है, समझौता क्यों नहीं करता, कहकर अश्लील गालियां देने लगा। जब उसे गालियां देने से मना कर दिया तो महेंद्र पटले ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे सीढ़ी से खींचतान कर हाथ बुक्कों से मारपीट कर दिया। उसी समय एक अन्य अधिवक्ता अपने साथियों के साथ मिला और उसने भी बोला कि बहुत होशियार बनता है, अभी तक समझौता क्यों नहीं किया, कहकर उसने भी उसे थप्पड़ मार दिया, जिससे उनका चश्मा और करीब 4,500 रुपए जेब से गिर गए। न्यायालय परिसर में भीड़ भाड़ होने से चश्मा और पैसा उन्हें नहीं मिला। मारपीट करने से उनके शरीर में भी काफ़ी चोट आई। इस घटना को बेनीराम नागपुरे पाठक मैडम ने भी देखा और जाते जाते महेंद्र पटले और अन्य अधिवक्ताओं ने समझौता नहीं करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दे डाली। वहीं दूसरे पक्ष अधिवक्ता महेंद्र पटले ने सेवानिवृत्त शिक्षक लोचन सिंह देशमुख के विरुद्ध आरोप लगाया कि 6 फरवरी को वो 12 बजे के करीब जब वह माननीय न्यायालय के चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 के न्यायालय में पैरवी करने हेतु प्रथम तल के न्यायालय में जाने हेतु सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे, तभी ऊपर से नीचे आ रहे लोचन सिंह देशमुख उन्हें मिला और उन्हें देखकर वह अश्लील गंदी गालियां देने लगा। जिसे गाली देने से मना किया तब लोचन सिंह देशमुख ने उनका कॉलर पकड़कर उनके साथ खींचतान कर हाथ मुक्कों से मारपीट कर और उनके दाएं हाथ के पंजे में उन्होंने काट दिया। मौके पर अधिवक्ता अजय ब्रह्मे, बीएल राणा, निखिल गौतम और बचाव करने लगे तो लोचन सिंह देशमुख ने एक और अधिवक्ता के साथ भी गाली गलौज कर और विवाद कर दिया। लोचन सिंह देशमुख के द्वारा मारपीट करने से महेंद्र पटले के अधिवक्ता बेड ओट कोट व शर्ट के बटन टूट गई। लोचन सिंह देशमुख के द्वारा मारपीट करने के बाद उसे न्यायालय के बाहर मिल जाने से जान से मारने की धमकी भी दे डाली। न्यायालय परिसर में हुई मारपीट की दोनों ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। कोतवाली पुलिस ने लोचन सिंह देशमुख के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अधिवक्ता महेंद्र कुमार पटले के सहित 2 अधिवक्ताओं के विरुद्ध भी 294, 323, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज किया। तो वहीं अधिवक्ता महेंद्र पटले के द्वारा की गई रिपोर्ट पर लोचन सिंह देशमुख के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। रामपाली थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिंगोड़ी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी है। घटना सुबह 10 बजे की बताई जा रही है। मृतिका का नाम अनीता रहांगडाले है, वहीं उनका आरोपी पति का नाम युरेंद्र रहांगडाले है, जो करीब 42 वर्ष का बताया जा रहा है कि यह घटना घरेलू व प्रॉपर्टी संबंधी विवाद को लेकर हुई है। मृतिका के 3 बच्चे जिसमें 2 लड़के व 1 लड़की शामिल है, जिनकी उम्र क्रमशः 10, 8 व 6 वर्ष की है। वहीं आरोपी पति युरेंद्र ने अपनी पत्नी अमिता को घर के आंगन में ही कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए रामपाली भेज दिया है। वहीं मामले में मर्ग कायम किया गया। क्या घटनाक्रम हुआ था, कुछ जानकारी नहीं? कुछ जानकारी नहीं मेरे को। तो आप यहाँ नहीं रहते? नहीं, मैं कटंगी में रहती हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम ऐसा। इनका कोई विवाद चल रहा था कि प्रॉपर्टी? नहीं, अब ये भी जानकारी नहीं है मेरे को। कोई गाँव में? सर, ये घटनाक्रम आज का 6 तारीख का है। लगभग 10 से 10:30 बजे के बीच की बात है। मोबाइल के माध्यम से मुझे पता चला कि वीरेंद्र नामक जो व्यक्ति है रहांगडाले, उसने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से मार दिया है। तो उस सूचना पर मैं उनके मौके स्थल पर मैं वहाँ पर पहुँचा। विवाद की वजह क्या है?
विवाद की वजह जो बताया उसने पारिवारिक टेंशन बताया और विगत कई दिनों से उनका पारिवारिक के साथ टेंशन चलते रहते था। किस तरीके का टेंशन था पारिवारिक? अब पारिवारिक तो अंदर का मेरे को ये उस तरह नहीं मालूम। इसका पारिवारिक बैकग्राउंड की वो कृषि कार्य करता है। अच्छा। और पारिवारिक बैकग्राउंड में कि कई बार वो जैसे उनकी जो ससुराल है उनके पक्ष में जो है उनके साले वगैरह नहीं हैं, तो उनका कुछ ज़मीनी विवाद के लिए भी कई बार उन्होंने मीटिंग वगैरह, उसको मैं मीटिंग में भी गया था पहले, तो मीटिंग भी कई बार उसकी हो चुकी है। तभी 2 साल से अच्छे रह रहे थे, फिर उनका पारिवारिक कलह और चल रहा था। कैसे वार किया है? कुल्हाड़ी से। अभी तक की जांच में ऐसा कुछ स्पष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कारण है जिसमें ऐसे हत्या की गई। तो अभी अपन संभवतः पारिवारिक विवाद बताया है। अभी अपन क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसमें? अभी मर्ग जांच में लेकर कायमी कर ली है और उसका पीएम हेतु सबको भेज दिया गया है और उसके बाद में देखते हैं। आरोपी को राउंड अप किया है, मौके से निकल गया था।